वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है दुरुवंगल पथिनारू तमिल में और तेलुगु में 16 एवरी डिटेल काउंट्स। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई। उसी तरह एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का ड्यूरेशन है 1 आवर 45 मिनट्स। लेकिन जब आप इस मूवी को देखते हो तो इससे भी बड़ी लगती है ये मूवी, क्योंकि मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है। और इसी तरह इस मूवी के क्लाइमैक्स में 2 बहुत बड़े सस्पेंस रिवील होती है जो आपके होश उड़ा देंगे। सच में आई रियली लव दिस मूवी। तो दोस्तों स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी सारे ट्विस्ट है इस मूवी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत होती है 22 जुलाई 2016 हैदराबाद, जहाँ पर एक अननोन बंदा अपने कार से उतरता है और वहीं दूसरी तरफ एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम है श्रुति, लड़के का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और फिलहाल ये दोनों श्रुति के फ्लैट में श्रुति का बर्थडे मना रहे होते हैं कि तभी श्रुति के फ्लैट में वो अनजान आदमी घुस आता है और श्रुति के बॉयफ्रेंड को मारने पीटने लगता है, जिसकी वजह से श्रुति के बॉयफ्रेंड का थोड़ा सा खून दीवार पर गिर जाता है। उसके बाद वो स्ट्रेंजर श्रुति को अपने गन पॉइंट पे रखता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन फिर से 5 साल बाद शिफ्ट होता है ऊटी, जहाँ पर एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है बुझता हुआ दीपक। अब दीपक के बारे में बात करें तो दीपक एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है और उसी तरह इसकी एक टांग नहीं है, मतलब दीपक बेचारा अपाहिज है। और तभी उसी वक्त इसका जूनियर राजैया इसे कॉल करके ये बताने लगता है, सर मेरा एक बेटा है जिसका नाम है गुरु और मेरा बेटा पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना चाहता है, लेकिन उसकी माँ ये चाहती है कि गुरु फॉरेन जाकर वहाँ पर जॉब करे। सर प्लीज मैं मेरे बेटे को आपके पास भेज रहा हूँ, उसे थोड़ा सा आप समझाइए कि पुलिस की जॉब कितनी टफ है, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है। और हाँ सर मैं एक और बात बोलना भूल गया कि मेरा बेटा थोड़ा शाय किस्म का बंदा है, प्लीज सर आप एडजस्ट कर लीजिए। तो दीपक राजैया से कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करूँगा। तो थोड़ी देर बाद गुरु वहाँ पर आता है। गुरु आने के बाद दीपक गुरु से इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन इस सारे टाइम में गुरु अपना मुंह ओपन नहीं करता। इसका ये बिहेवियर देखकर दीपक गुरु से कहने लगता है, अगर तुम सारा दिन ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा इसी में है कि तुम चाय पी के यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद फाइनली गुरु अपना मुंह ओपन करता है और दीपक से कहने लगता है, लास्ट टाइम आपने एक केस को डील किया था सीरियल किलर का, और उसी केस की वजह से मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन होना चाहता हूँ, क्योंकि वो केस मेरे लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी है सर। और दूसरी बात यह है कि उस केस के बारे में और डिटेल से जानने के लिए एक्चुअल से मैं आपके पास आया हूँ। क्या आप प्लीज मुझे उस केस के बारे में डिटेल में बता सकते हैं? यह सुनने के बाद दीपक गुरु से कहने लगता है, मैं इस केस के बारे में तुमको डिटेल से बताने के लिए पहले मैं तुमको ये सवाल करना चाहता हूँ कि तुम इस केस के बारे में कितना जानते हो, तब उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इस केस के बारे में तुमसे बात करनी है या नहीं। इस तरह से गुरु जो कुछ जानता है उस केस के बारे में वो दीपक को सुनाने लगता है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है और ये डेट है 23 जुलाई 2016 2 बजे। और मूवी की शुरुआत किस डेट से हुई थी थोड़ा बैक जाके देख लेना। खैर जहाँ पर 3 लोगों का इंट्रोडक्शन होता है और इन तीनों का नाम है प्रवीण, मदन, मनु। और ये तीनों हर रोज रात लेट से ही अपने घर जाते हैं। तभी इनके सामने एक बंदा आ जाता है और ये तीनों उस बंदे को ठोक देते हैं। वो तीनों फौरन अपनी कार से उतरकर इस बंदे के पास आते हैं तो उस बंदे में कोई हरकत नहीं होती, तो ये तीनों समझते हैं कि शायद इसकी मौत हो चुकी है। ये देखने के बाद ये तीनों उस बंदे को वहीं पर ना छोड़ते हुए प्रवीण उस लाश को अपनी कार की डिक्की में रख देता है। और कार में आने के बाद प्रवीण अपने दोनों फ्रेंड्स को बताने लगता है, इस मोहल्ले वालों को अच्छी तरह से पता है कि लेट नाइट हमारी गाड़ी ही इस रास्ते से जाती है। अगर किसी ने उस लाश को देख लिया ऑफ कोर्स सारे लोग हम पर ही शक करेंगे, तो इसलिए नो डेड बॉडी नो एक्सीडेंट। कि तभी एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर इनकी कार को रोक देता है और उसी तरह इन तीनों को अपनी कार से नीचे उतरने के लिए कहता है और गाड़ी के पेपर्स दिखाने के लिए कहता है। पहले तो ये तीनों कार से उतरने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन तब वो इंस्पेक्टर इनकी गाड़ी की चाबी छीन लेता है और इन तीनों से कहने लगता है कि कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपनी गाड़ी ले जाना। ये देखकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है और प्रवीण उस ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को मार पीट के वहाँ से निकल जाता है। खैर किसी भी तरह करके ये तीनों अपने घर आके पहुँच जाते हैं। घर आने के बाद मदन और मनु ये दोनों प्रवीण से पूछने लगते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा, अगर उसने हमें ट्रैक करके पकड़ लिया तो हम जेल जा सकते हैं। लेकिन तभी प्रवीण अपने दोनों फ्रेंड से कहने लगता है, अगर उस पुलिस इंस्पेक्टर की नजर उस लाश पर पड़ती तो हम जिंदगी भर जेल में ही काटना पड़ेगा।
इससे अच्छा है कि हम 1 या 2 हफ्ते जेल में बैठ के वापस आ जाए, और जब तक पुलिस हमें ट्रैक करके पकड़े तब तक मैं इस लाश को और इस गाड़ी को ठिकाने लगा दूंगा। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। तो ये कहानी सुनने के बाद दीपक शॉक में रह जाता है और वो गुरु से पूछने लगता है कि उस एक्सीडेंट के बारे में मैंने कहीं पर भी अपने रिकॉर्ड में नहीं लिखा था, ये बात तुमको कैसे पता है? तो गुरु कहता है, इसी को कहते हैं फील्ड वर्क सर। आपके पास आने से पहले इस केस के बारे में काफी सारे डिटेल्स मैंने इकट्ठा कर चुका था। तो खैर फाइनली दीपक गुरु से इम्प्रेस हो जाता है और उसे आगे की कहानी बताने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जहाँ पर उसी दिन 9 बजे दीपक अपने पुलिस स्टेशन आता है। और यहाँ पर बात यह है कि कल दीपक अपना मोबाइल फोन यहीं पर भूल के चला गया और उसी तरह इसके फोन में चार्जिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से इसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ में रहता है। तो दीपक कांस्टेबल राजैया से अपना फोन देकर कहता है कि प्लीज मेरे फोन को चार्जिंग रख दो। खैर उसके बाद दीपक को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी जगह पर सुसाइड केस हुआ है, किसी बंदे ने गन से अपने आप को गोली मार ली और उस लाश को देखने वाला एक पेपर बॉय होता है। तो ये पेपर बॉय अपनी कहानी दीपक को बताने लगता है कि सुबह सवेरे वो पेपर बॉय रूटीन ही की तरह अपने पेपर्स को घर घर डालने के लिए जा रहा था कि तभी उसको एक कार दिखती है और कार के बगल में एक लाश दिखती है। जब उसने देखा तो उस बंदे के हाथ में गन थी और उसी तरह उस बंदे के सर पर चोट थी। उसके बाद जब वो पेपर बॉय अपने घर जा रहा होता है तो वो फौरन पुलिस वालों को बुलाता है, सर 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 जल्दी आप बाहर आइए, यहाँ पर एक व्हाइट कार थी, वो व्हाइट कार अभी अभी यहाँ से गुजरी है सर, और ये व्हाइट कार वही है जो कल रात मैंने देखा था। तो पेपर बॉय की बात सुनने के बाद पुलिस इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसके बाद दीपक और राजैया ये दोनों उस क्राइम स्पॉट जाने लगते हैं और रास्ते में दीपक फॉरेंसिक वाले को कॉल करके ये पूछने लगता है इस केस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो वो बंदा कहने लगता है कि सर अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते, कि शायद ये सुसाइड हो सकता है और शायद ये मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि मरने वाले के हाथ में एक गन थी और ऑफ कोर्स मारने वाला ये चीज आसानी से कर सकता है। खैर उसके बाद ठीक 9:15 पर दीपक और राजैया ये दोनों उस क्राइम स्पॉट जाते हैं। यहाँ आने के बाद दीपक की मुलाकात एक कांस्टेबल से होती है जिसका नाम है गौतम, और गौतम आज ही ड्यूटी पे ज्वाइन हुआ है। और दीपक को देखने के बाद गौतम डेयरिंग करते हुए दीपक से ये कहने लगता है कि सर मुझे 3 लोगों पर शक है जो हर रोज रात लेट से ही अपने घर जाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद इन तीनों का और मरने वाले का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो गौतम की ये डेयरिंग और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद दीपक इम्प्रेस हो जाता है और गौतम को इस केस में इन्वॉल्व कर लेता है। उसके बाद दीपक, गौतम और राजैया ये तीनों उन तीनों के घर जाते हैं, प्रवीण, मदन, मनु। और यहाँ आने के बाद दीपक उन तीनों से बहाना बनाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे पड़ोस में एक चोर घुस आया और हम उसी चोर की तलाश में है, क्या हम तुम्हारे घर की तलाशी ले सकते हैं? इस तरह से गौतम प्रवीण के घर की तलाशी लेने लगता है। तो खैर घर में कुछ ना मिलने की वजह से दीपक बाहर आकर इनकी गाड़ी की चाबी पूछने लगता है। ये सुनने के बाद ये तीनों दीपक से बहाना बनाने लगते हैं कि इन्होंने गाड़ी की कहीं पर रख के भूल गए हैं। लेकिन बाद में दीपक को ये बात पता चलती है कि उस कार के सारे डोर्स ओपन ही है। तो दीपक उस कार की तलाशी लेने लगता है। उसी तरह दीपक उस कार की डिक्की भी ओपन करता है, लेकिन उस कार की डिक्की में कुछ भी नहीं होता। ये देखकर प्रवीण, मदन, मनु को बहुत बड़ा झटका लगता है कि तभी दीपक को एक और न्यूज आती है कि किसी जगह पर एक और क्राइम हुआ है। यह सुनने के बाद दीपक और उसकी टीम फौरन वहां पर जाने लगते हैं। इस तरह से ये तीनों ठीक 10 बजे सारोज प्रयाग अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ पर एक लड़की होती है और उसका नाम है वैष्णवी, और एक्चुअल से वैष्णवी ने ही पुलिस को यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद वैष्णवी जो कुछ हुआ वो दीपक को बताने लगती है। एक्चुअल से वैष्णवी गुंटूर में जॉब करती है और वैष्णवी वीकेंड्स पे श्रुति के घर आती जाती रहती है। उसी तरह से वैष्णवी आज ठीक 6:45 पर श्रुति के घर आई थी, लेकिन वहाँ पर श्रुति नहीं थी। वैष्णवी श्रुति को कॉल करने की कोशिश की लेकिन नॉट रीचेबल था, और उसी तरह उस दीवार पर कुछ खून के धब्बे थे। और वैष्णवी ये जान लेने के बाद फौरन वो पुलिस को यहाँ पर बुलाती है। खैर उसके बाद दीपक वैष्णवी से कहने लगता है कि अब तो श्रुति का घर एक क्राइम स्पॉट बन चुका है, तो आप श्रुति के घर में नहीं जा सकते, आप श्रुति के पड़ोस के घर में रिफ्रेश हो सकते हो, मैं बात करूँगा। इस तरह से वैष्णवी गणेश नाम के एक बंदे के घर में रुक जाती है। खैर जब दीपक बाहर आता है तो तभी उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक दिन पहले श्रुति ने किसी मनु नाम के बंदे के खिलाफ ईव टीजिंग का केस दर्ज करवाया था, और फिलहाल दीपक एक ही मनु को जानता है। वो 3 दोस्तों में से एक था, प्रवीण, मदन, मनु, याद है ना आपको? ठीक 12 बजे दीपक और उसकी टीम प्रवीण के घर जाते हैं उन लोगों से पूछताछ करने के लिए। वहाँ पर जाने के बाद दीपक को वो पेपर बॉय दिखता है, और उसी तरह इन चारों के चेहरों पर कुछ घबराहट सी होती है।
उसके बाद दीपक इन तीनों को पुलिस स्टेशन लाता है और मनु कौन है पूछने लगता है। तो मनु सामने आकर सामने के चेयर में बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम श्रुति नाम की एक लड़की को जानते हो? तो मनु कहता है, हाँ जानता हूँ। श्रुति ने तुम्हारे खिलाफ ईव टीजिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई है, क्या ये सही है? ये सुनने के बाद मनु साफ इनकार कर देता है, सर मैं सिर्फ श्रुति को एक बार ही देखा था। कुछ दिनों पहले हम तीनों अपने कार पे जा रहे थे तो अचानक से श्रुति अपनी गाड़ी लेकर हमारे कार के सामने आ गई थी और उसी वक्त मैंने श्रुति को पहली बार देखा था। और सर ये कैसे हो सकता है? श्रुति ने एक ही बार मुझे देखकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी और उस वक्त हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था और उल्टा श्रुति हमको सॉरी कहकर वहाँ से चली गई थी। खैर तभी राजैया मरने वाले की ड्राइविंग लाइसेंस दीपक को लाके देता है, मतलब जो गन शॉट से मरा था ना उसका ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका नाम था क्रिश। खैर दीपक इन तीनों को वहाँ से जाने देता है और उसके बाद दीपक श्रुति के घर जाता है और ऑफकोर्स वहाँ पर फॉरेंसिक टीम होती है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि उस दीवार पर कुछ खून के धब्बे होते हैं और फॉरेंसिक वालों का कहना यह है कि वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, लेकिन श्रुति का ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव होता है, मतलब वहीं पर श्रुति का आईडी कार्ड वगैरह होता है और ऑफ कोर्स आईडी कार्ड के पीछे ब्लड ग्रुप तो जरूर होता है ना। तो वहीं पर गौतम भी होता है। तो गौतम दीपक से कहने लगता है, सर मैंने इस अपार्टमेंट के सारे लोगों से पूछताछ की और एक आदमी का कहना था कि कभी कभार श्रुति के घर एक लड़का आता था। जब उस आदमी ने श्रुति से ये पूछा कि वो लड़का कौन है तो श्रुति ने उस आदमी से कहा था कि ये मेरा फियांस है। और सर पूरे अपार्टमेंट में वो एक ही बंदा है जो श्रुति के बॉयफ्रेंड को देखा है। ये सुनने के बाद दीपक के पास क्रिश का आईडी कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। जब दीपक उस ड्राइविंग लाइसेंस को निकाल के देखता है तो उसमें ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है, मतलब दीवार पे जो खून है वो भी बी पॉजिटिव और क्रिश का भी बी पॉजिटिव, जिसका मतलब है क्रिश श्रुति का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद गौतम क्रिश की फोटो ले जाकर उस आदमी को दिखाने लगता है और उसे पूछने लगता है, क्या उस दिन आपने इसी बंदे को देखा था? तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गौर से उस फोटो को देख के कहता है कि मैं कंफर्म से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ शक्ल तो मिलती जुलती जरूर है, शायद यही हो सकता है। खैर जब दीपक बाहर आता है तो बाहर तीन लोग अपना कैमरा लेकर अपनी शॉर्ट फिल्म बना रहे होते हैं। तो वहाँ के वॉचमैन ने उन तीनों के कैमरे को छीन लेता है और उन तीनों को डांटने लगता है कि ये एक रेसिडेंस एरिया है, यहाँ पर फैमिलीज रहती है, तुमको अलो नहीं है यहाँ पर शूटिंग करना। और दीपक आने के बाद वो वॉचमैन दीपक को यही बात बताता है। यह सुनने के बाद दीपक उनके कैमरे को अपने पास रख लेता है और उन तीनों को कहने लगता है कि आज शाम आकर तुम अपना कैमरा ले जाना। इस तरह से दीपक बिना सोचे समझे उनका कैमरा अपनी कार में रख लेता है। जब दीपक पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आया हुआ रहता है और ये आदमी अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आया हुआ रहता है। तो इस आदमी के बेटे की डिटेल्स लेने के बाद दीपक इस आदमी को कहने लगता है कि आपका बेटा क्रिश उसकी मौत हो चुकी है गनशॉट की वजह से। केस अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है, हम पक्का तो नहीं कह सकते कि आपके बेटे ने सुसाइड किया या तो फिर किसी ने मर्डर किया। और एक्चुअल से ये बंदा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। खैर उसके बाद दीपक ठीक 9 बजे अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद इसका पड़ोसी बूढ़ा आदमी दीपक से कहने लगता है, पता नहीं एक नौजवान लड़का बहुत देर तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरा रहा और तकरीबन 6 या 6:30 बजे वो यहाँ से निकल गया। यह सुनने के बाद दीपक को वियर्ड सी फीलिंग होने लगती है। खैर जब दीपक घर में आता है तो थोड़ी देर बाद राजैया दीपक को फोन करके ये बताने लगता है कि सर अपना कैमरा लेने के लिए वो तीनों लोग पुलिस स्टेशन आए हैं सर। तो दीपक राजैया से कहने लगता है, उफ उसकी बात ही मैं भूल गया, एक काम करो तुम उन तीनों लड़कों को मेरे घर भेज दो। तो थोड़ी देर बाद वो तीनों लोग दीपक के घर आते हैं अपना कैमरा लेने के लिए और ये तीनों बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ अपना कैमरा वापस मांगने लगते हैं। तो दीपक कहने लगता है कि मुझे प्रूफ दिखाओ कि तुम लोगों ने किसी लड़की को भी शूट नहीं किया, तब जाके मैं तुम्हारा कैमरा वापस करूंगा। उसके बाद वो तीनों लोग अपने कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो दीपक को दिखाने लगते हैं और इसी रिकॉर्डिंग में दीपक ये देखता है कि एक्चुअल से वैष्णवी रात 11 बजे ही श्रुति के घर आई थी। लेकिन जब दीपक वैष्णवी से सवाल करने लगा था तो वैष्णवी ने ये कहा था कि वो 6:45 को श्रुति के घर आई थी। और उसी तरह दीपक को उसी रिकॉर्डिंग में वो व्हाइट कार भी दिखती है जो सुबह सवेरे उस पेपर बॉय ने देखा था। और उसी व्हाइट कार के जाने के बाद वो पेपर बॉय चिल्लाते हुए पुलिस को बाहर बुलाया था। तो ये सारे सबूत देखने के बाद दीपक को एक बहुत बड़ा लीड मिलता है और वो फौरन गौतम को कॉल करके अपने घर बुलाता है। वहाँ से ये दोनों गणेश के घर जाते हैं जहाँ पर फिलहाल वैष्णवी रुकी हुई है और इस बंदे से वैष्णवी के बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा दीपक को कहने लगता है कि वैष्णवी अभी अभी वॉकिंग पे बाहर गई है। तो दीपक को शक होने लगता है, रात के 10 बजे कौन वॉकिंग करता है बे? और फौरन दीपक गौतम को लेकर बस स्टेशन जाता है
लेकिन दीपक को वैष्णवी कहीं पर भी नजर नहीं आती। लेकिन वहीं पर हमें वैष्णवी को दिखाया जाता है, जो फिलहाल ये बस पकड़ के कहीं पर जा रही होती है। तो खैर वैष्णवी ना मिलने पर ये दोनों वापस अपने घर आ रहे होते हैं और इसी दरमियान में दीपक गौतम से पूछने लगता है कि इस स्टेज पर क्या तुमको किसी पर शक है। तो गौतम दीपक से कहने लगता है, हाँ सर, मुझे एक बंदे पर शक है और वो है प्रवीण। मैंने प्रवीण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रखा है और काफी सारे लोगों का कहना ये है कि प्रवीण कुछ घमंडी किस्म का बंदा है। सिंपल से बात करें तो बिगड़ी हुई औलाद। और शायद श्रुति प्रवीण को देखकर मनु समझ लिया था और शायद प्रवीण अपने फ्रेंड्स को ना इन्फॉर्म करते हुए वो श्रुति से छेड़खानी की होगी और शायद श्रुति ने इसी के खिलाफ कंप्लेंट दिखाई होगी। मतलब यहाँ पर श्रुति नेम्स में कंफ्यूज हो सकती है। तभी इन दोनों को रास्ते पर मनु दिखता है, घायल मनु। और दीपक मनु से पूछने लगता है कि इस वक्त तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो मनु कहने लगता है, पुलिस स्टेशन सर। और जो कुछ हुआ मनु दीपक को बताने लगता है कि आज सुबह दीपक और उसकी टीम प्रवीण के घर आकर प्रवीण की कार चक्की थी, जहाँ पर मनु ने ये देखा कि उस कार की डिक्की में वो लाश नहीं थी। ये देखकर प्रवीण अपने दोनों फ्रेंड्स को बताने लगता है कि हम तीनों के अलावा ये बात चौथे बंदे को भी पता होगी। मतलब हम तीनों लोग उस लाश को अपने कार की डिक्की में रख रहे थे, वो चौथा बंदा जरूर देखा होगा। और जब हम तीनों हमारे घर के अंदर आ चुके होंगे तब वो चौथा बंदा हमारे कार के पास आकर डिक्की ओपन करके उस लाश को ले गया होगा और शायद उसने हमको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा कर रहा होगा। इस तरह से प्रवीण कुछ प्रेडिक्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर वो पेपर बॉय आता है और ये पेपर बॉय इन तीनों को यहाँ पर आने की वजह बताने लगता है कि सर सुबह सुबह मैं अपने काम पे लग गया था, लेकिन तभी मैंने एक नीचे पड़े हुए बंदे को देखा। मुझे पता नहीं था कि वो मर चुका था या जिंदा हो चुका था, लेकिन तभी मुझे एक कार की साउंड आई और जब मैंने फौरन भागते हुए देखा तो उस कार में आप लोग थे और आप लोग एक लाश को अपने डिक्की में रख रहे थे। और मैं सिर्फ पुलिस वालों को उस बंदे के बारे में ही कहा था, आपके बारे में नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दे दीजिए, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका ये डील सुनने के बाद प्रवीण फौरन पैसे लाने के लिए बैंक जाता है, लेकिन प्रवीण को कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से प्रवीण उस पेपर बॉय को थोड़े से पैसे देता है और बाकी के पैसे बाद में दूंगा कहता है। कि तभी वहाँ पर दीपक आता है। आपको याद है ना, उस वक्त दीपक को मनु के बारे में पता चला था और उसी की पूछताछ करने के लिए दीपक फिर से प्रवीण के घर आया था। तो खैर जब ये तीनों पुलिस स्टेशन से वापस अपने घर आते हैं तो वहाँ पर फिर से वो पेपर बॉय आता है और इन तीनों को ब्लैकमेल करने लगता है। लेकिन ये बात मनु को पसंद नहीं आती और मनु ठान लेता है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सारा सब कुछ सच बता देगा। और ऑफ कोर्स ये एक एक्सीडेंट केस है और इन लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया और इसीलिए मनु अपने फ्रेंड्स को ना बताते हुए वो पुलिस स्टेशन आता रहता है और बीच में दीपक और गौतम दिख जाते हैं। तो इसकी स्टोरी सुनने के बाद दीपक मनु से कहने लगता है, जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ और अपने फ्रेंड से कहना कि तुम पुलिस स्टेशन नहीं आए थे। खैर उसके बाद दीपक गौतम से पूछने लगता है, गौतम अब तक जो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये सारा सब कुछ क्रॉनिकल ऑर्डर में रख के देखो। तो गौतम बताने लगता है कि ठीक 11 बजे वैष्णवी श्रुति के घर आई थी और तकरीबन 2 बजे उन तीनों ने एक बंदे का एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन उससे पहले एक अनजान बंदा क्रिश को गोली मार दी और लाश को वहीं पर रख के चला गया। उसके बाद 6:45 को वैष्णवी श्रुति के घर आई थी और यहाँ पर वैष्णवी ने हमें झूठ क्यों कहा और फाइनली आज रात 10 बजे वैष्णवी गायब है। कल उसके बाद दीपक और गौतम ये दोनों उस पेपर बॉय के घर जाते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, लेकिन ये पेपर बॉय कुछ ज्यादा नहीं जानता। उसके बाद दीपक और गौतम ये दोनों कंट्रोल रूम जाते हैं उस गाड़ी के बारे में पता करने के लिए, क्योंकि अब तक 1 दिन हो चुका है और उस गाड़ी का अभी तक कोई अता पता नहीं मिला। खैर यहाँ आने के बाद कंट्रोल रूम वाले उस गाड़ी को ट्रेस कर रहे होते हैं और इसी दरमियान में दीपक गौतम से कहने लगता है, गौतम अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे इस तरह से इमेजिनेशन करके देखो कि शायद ये इंसिडेंट ऐसा हो सकता है। इसे तुम सिंपल से दीपक थ्योरी भी कह सकते हो। तो इस तरह से दीपक अपने इमेजिनेशन की स्टोरी गौतम को सुनाने लगता है। 22 जुलाई को श्रुति का बर्थडे होगा और श्रुति अपने बॉयफ्रेंड क्रिश को अपने घर बुलाई होगी अपना सेलिब्रेशन करने के लिए। क्या तभी वहाँ पर एक अनजान बंदा आता है उस व्हाइट कार लेकर, लेकिन यहाँ पर मुझे एक शक जरूर है कि उस घर में इन दोनों के अलावा तीसरा बंदा भी हो सकता है, शायद वो वैष्णवी का बॉयफ्रेंड हो। खैर वो स्ट्रेंजर श्रुति के घर में आने के बाद वो क्रिश को मारा पीटा होगा और इसी की वजह से क्रिश का ब्लड दीवार पर गिरा होगा। क्रिश को मारने पीटने के बाद वो स्ट्रेंजर अपनी गन लेकर श्रुति को और वैष्णवी को अपने गन पॉइंट पे रखा होगा
और इसी तरह वैष्णवी को धमकी दिया होगा, अगर तुमने ये बात बाहर बोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए शायद वैष्णवी बाहर जाकर फिर से 6:45 को श्रुति के घर आई होगी। जब वो स्ट्रेंजर बंदा क्रिश और श्रुति को अपनी कार में कहीं पर ले जा रहा था, तब मौका देखकर क्रिश वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वो स्ट्रेंजर अपनी गन लेकर क्रिश पर फायरिंग कर दी और वो स्ट्रेंजर इसे सुसाइड दिखाने के लिए अपनी गन वो क्रिश के हाथ में थमा दिया। लेकिन इसी दरमियान में उस कार में वैष्णवी का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और वैष्णवी के बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश की होगी और वो स्ट्रेंजर वैष्णवी के बॉयफ्रेंड को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन तभी वहाँ पर प्रवीण की कार आकर वैष्णवी के बॉयफ्रेंड को ठोक दिया और वो तीनों लोग उस डेड बॉडी को अपने कार की डिक्की में रख दिया और वो तीनों लोग अपने घर आ गए। और ऑफ कोर्स ये सारा सब कुछ वो स्ट्रेंजर देख रहा था। तो मौका देखकर वो स्ट्रेंजर प्रवीण के घर जाकर उसकी कार की डिक्की ओपन करके उस लाश को अपने कार में ले आया और आज सुबह तक ये व्हाइट कार हमारे पुलिस स्टेशन के सामने ही खड़ी थी। अब हमें इस व्हाइट कार को ढूंढना होगा और ऑफ कोर्स इस कार में श्रुति और वैष्णवी का बॉयफ्रेंड जरूर होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आई तो थोड़ा बैक जाके फिर से सुनिए कि तभी एक बंदा कंट्रोल रूम को फोन करके ये बताता है कि सर अभी अभी एक व्हाइट कार नदी के पास आकर कार की डिक्की में से कुछ निकाल के नदी में फेंक के भाग गई। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद दीपक और गौतम ये दोनों उस नदी के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही इन दोनों को वो व्हाइट कार दिख जाती है। उसके बाद क्या था, ये दोनों उस व्हाइट कार को फॉलो करने लगते हैं। तो बहुत देर चेजिंग वगैरह करने के बाद दीपक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दीपक और गौतम बहुत जख्मी हो जाते हैं और इसी एक्सीडेंट की वजह से दीपक ने अपना एक पैर खो दिया। तो बहुत दिन गुजरने के बाद पुलिस ने इस केस को क्लोज कर दिया और रिकॉर्ड में ये लिख दिया कि शायद श्रुति का किडनैप मनु नाम के एक अनजान बंदे ने किया। अब पुलिस मनु को ढूंढ रही है। तो उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से दीपक अपना वो इंसिडेंट याद करके रोने लगता है और इसी तरह से दीपक को ये अफसोस है कि उसने किलर को नहीं पकड़ पाया। उसके बाद दीपक कुछ सामान रखने के लिए अपने घर में आता है कि तभी राजैया दीपक को कॉल करके ये बताने लगता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बेटा आज आने वाला नहीं है। ये सुनने के बाद दीपक को बहुत बड़ा झटका लगता है। अगर वो बंदा राजैया का बेटा गुरु नहीं है तो कौन है वो? तो दीपक फौरन अपनी गन लेकर उसके पास जाता है और इस बंदे से पूछने लगता है, कौन हो तुम? तो ये बंदा दीपक से कहने लगता है, अगर ये बात आप पहले पूछा होता तो इतनी लंबी कहानी मुझे सुनानी नहीं पड़ती। इस तरह से कहते हुए वो बंदा अपनी गन निकालकर दीपक पर पॉइंट आउट करता है और उसे कहने लगता है, मैं क्रिश का भाई हूँ, मुझे पता है आप किलर को जानते हो और आपने उसका चेहरा भी देखा है। इतना जानते हुए भी आप उस किलर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? मेरा सवाल आपसे यही है, क्यों? मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनने के बाद दीपक इस बंदे से अपना इंसिडेंट बताने लगता है। जब दीपक का एक्सीडेंट हुआ तो काफी सारे दिनों तक ये हॉस्पिटल में ही रहा। उसके कुछ दिनों बाद वैष्णवी दीपक के पास आई थी और दीपक से कहने लगी थी कि सर उस दिन मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं गुंटूर वापस चली गई थी। लेकिन सर मुझे आपसे एक सच बताना है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, रियल इंसिडेंट्स ऑफ दैट नाइट। तो ठीक 11 बजे वैष्णवी श्रुति के घर आती है, जहाँ पर वैष्णवी श्रुति के घर के बाहर इन दोनों को देखती है। एक का नाम है क्रिश, दूसरे का नाम है प्रेम। और इन दोनों से पूछने पर क्रिश वैष्णवी को बताने लगता है कि मैं एक्चुअल से श्रुति का बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसी दरमियान में हमारी मुलाकात हुई है। आज श्रुति का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं श्रुति को विश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी उसी वक्त बाथरूम से श्रुति बाहर आती है और क्रिश को देखकर आग बबूला हो जाती है और उल्टा उसे डांटने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। तो देखते ही देखते क्रिश अपने पॉकेट से गन निकालता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि जिस दिन क्रिश श्रुति से मिला था, मतलब दोस्ती करने के लिए, उसी दिन क्रिश ने अपना असली नाम ना बताते हुए वो श्रुति को मनु कहकर बताया था। इसीलिए एक दिन पहले श्रुति क्रिश के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त श्रुति को क्रिश का असली नाम नहीं पता था, इसलिए श्रुति ने मनु कहकर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। और उसी तरह क्रिश वैष्णवी को साइड में रहने के लिए कहता है कि तभी उसी वक्त श्रुति का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है राजीव, वो श्रुति के घर आता है। दरवाजा ओपन करते ही क्रिश और प्रेम ये दोनों राजीव को बहुत मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से राजीव अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन इसी हाथापाई में श्रुति ने एक चाकू लेकर क्रिश को जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिश का खून निकलकर दीवार पर गिर गया था।
उसके बाद क्रिश श्रुति का RIP करने लगता है और प्रेम उसकी वीडियो बनाने लगता है। खैर सारा सब कुछ हो जाने के बाद क्रिश श्रुति को धमकी देने लगता है, अगर तुमने ये बात पुलिस को जाके बताई तो तुम्हारा वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। ऐसा कहते हुए क्रिश और प्रेम ये दोनों श्रुति को फिर से अपने कार की तरफ ले जाते हैं। अब श्रुति के घर के अंदर कौन बचे, एक है वैष्णवी और दूसरा है राजीव। तो खैर कार में लाने के बाद भी प्रेम श्रुति को RIP करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में राजीव किसी भी तरह करके क्रिश के कार के पास आ जाता है और इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। और इसी हाथापाई के दौरान क्रिश अपने पॉकेट से गन निकालता है, लेकिन राजीव उसी गन से क्रिश को मार देता है। तो क्रिश मरने के बाद प्रेम वहाँ से भागने लगता है, लेकिन राजीव उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इसी दरमियान में वो पेपर वाला उस गाड़ी के पास आकर क्रिश की लाश देखता है, लेकिन वो श्रुति को देख नहीं पाता क्योंकि श्रुति अनकॉन्शियस रहती है। और इस तरफ जब प्रेम रोड क्रॉस कर रहा होता है तो वो तीनों लोग प्रेम को टक्कर मार देते हैं। जी हाँ, वो लाश प्रेम की थी। तो ऑफकोर्स उस वक्त वो तीनों लोग प्रेम की लाश को अपने कार की डिक्की में रख दिया था और ये सारा सब कुछ राजीव साइड से देख रहा था और उसी तरह राजीव उस पेपर बॉय को भी देख रहा था। जब वो पेपर बॉय वहाँ से चला जाता है तो राजीव उस कार में बैठकर उन तीनों की कार को फॉलो करने लगता है। तो मौका देखकर राजीव प्रेम की लाश को उस कार से निकाल लेता है और अपनी व्हाइट कार में रख लेता है। उसके बाद राजीव वैष्णवी को फोन करके सारा सब कुछ बताता है और उसी तरह वैष्णवी को एक प्लान बताता है कि तुम ठीक 6:45 को श्रुति के घर जाना और पुलिस में कंप्लेन कर देना, और जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी तब तुम और श्रुति नासिक चले जाना, मैं तुम दोनों को वहीं पर मिलूंगा। तो खैर सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। तो ये सारा सब कुछ बोलने के बाद दीपक उस बंदे से पूछने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि क्रिश का कोई भाई नहीं है, बताओ तुम कौन हो। और बाद में हमें ये बात पता चलती है कि ये एक्चुअली गौतम है। और ऑफ कोर्स जिस दिन दीपक का एक्सीडेंट हुआ था उसी कार में गौतम भी था और गौतम बहुत बुरी तरह से जल चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने गौतम की फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। लेकिन गौतम धीरे धीरे इंतकाम के आग में जलने लगा और गौतम के मन में ये सवाल था कि उस दिन दीपक ने उस किलर की फेस को देखा था, उसके बावजूद भी दीपक ने उस किलर को नहीं पकड़ा। तो खैर यहाँ पर दीपक जब गौतम का नाम सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है, अरे गौतम, अगर ये बात तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं केस की सारी डिटेल्स तुम्हें आसानी से बता चुका होता, ऐसे मुझ पर गन पॉइंटेड करने की क्या जरूरत थी। तो गौतम कहता है, यही बात पूछने के लिए 10 दिन पहले मैं आपके घर आया था और वो नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वहाँ पर मैंने उस किलर को देखा। जी हाँ, इसी का नाम है राजीव और राजीव दीपक का बेटा है। तो गौतम दीपक से कहता है, अगर उस वक्त मेरे हाथ में गन होती तो मैं उसी वक्त आपको मार देता, लेकिन मैं यही बात आपके मुंह से जानने के लिए आपके पास आया हूँ। आपने जानबूझ के हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। ऐसा कहते हुए गौतम फौरन दीपक को गोली मार देता है। तो ऑफकोर्स वहीं पर पुलिस भी आ चुकी होती है, तो पुलिस भी गौतम पर फायर कर देती है। उसके बाद राजीव की कहानी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती है कि इस घटना के बाद राजीव हर वक्त दीपक को कॉल करता रहा, लेकिन दीपक का फोन स्विच ऑफ रहा। वो क्यों? आपको याद है ना कि मूवी के स्टार्टिंग में दीपक ने अपना फोन पुलिस स्टेशन में ही भूल के चला गया था और इसी तरह राजीव दीपक के घर के पास आकर दीपक का वेट करता रहा और उस वक्त दीपक के पड़ोसी ने दीपक को बताया था। एक्चुअल से राजीव यही बात बताने के लिए वो दीपक के पास आया था। और उसके बाद हमें ये बात भी पता चलती है कि जिस दिन दीपक और गौतम ये दोनों उस व्हाइट कार को फॉलो कर रहे थे तो उसी दिन दीपक ने अपने बेटे राजीव का चेहरा देख लिया था और दीपक अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे रखा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।